Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by अभिमन्यु IAS। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सवाल लेकर आ रहा हूँ। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ESIC डिप्टी डायरेक्टर आपका लक्ष्य है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। काम इतना करना है, वीडियो देखनी है, कमेंट करना है, फटाफट 5 से 10 सेकंड में आपको दूंगा। उस 10 सेकंड के अंदर सवाल समझ के आपने उसका आंसर ABCD की फॉर्म में दे देना है, राइट? तो इतना आपने करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग करने वाले हैं। सो एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव एक्चुअली लॉन्च्ड आवर लाइव कोर्स फॉर ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर। व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज टू एनरोल इन दिस कोर्स, जो आपका जो है 12 सितंबर से लॉन्च हो चुका है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन किया है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि UPSC अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है, तो जैसे ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें यही होगा कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम डेट तक पढ़ना है, एग्ज़ाम वाले दिन तक पढ़ना है। उसके बाद एवरीथिंग विल बी वेरी फास्ट फॉरवर्ड, राइट? बहुत जल्दी होने की पूरी संभावना है। UPSC पूरे फुल अपने जैसे कहते हैं ना कि पूरी फॉर्म में है UPSC, राइट? तो वो आपको रिजल्ट भी दिख रहे होंगे, तो आपने उसमें देख ही लिया होगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विद द फुल ऑफ जोश। ओके, सिंपल क्वेश्चन, वेयर वॉज द आर्य समाज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875? आर्य समाज के ऊपर सवाल है कि आर्य समाज पहली बार कहाँ पे सेटअप हुआ था, ठीक है? सो इसका आंसर जल्दी बताइएगा। इट इज़ लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे, दिल्ली। आपके पास हैं 5 सेकंड, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आर्य समाज फर्स्ट टाइम 1875 में कहाँ पे लॉन्च हुआ? लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे या दिल्ली? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इट इज़ एक्चुअली लॉन्च्ड इन बॉम्बे। सो बॉम्बे में आर्य समाज लॉन्च हो गया था। आपको पता है किसने ये लॉन्च किया था? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये लॉन्च किया था, राइट? इन्होंने ही बोला था ना, आपको याद होगा, गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस, है ना? इन्होंने ही बोला था। सो ये बॉम्बे में आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जो विचार हैं, आर्य समाज वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया दैट देयर इज अ समाज, एक लोकल लेवल पे समाज बना लिया, मेंबरशिप आप आ सकते हो मेंबरशिप लेके, राइट? तो इनको एकदम से 100 एनरोलमेंट भी मिल गया था, राइट? अब इन्होंने 7 नवंबर 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया एंड ही हिमसेल्फ बिकेम अ मेंबर, खुद भी एनरोल कर दिया एज अ मेंबर, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। धीरे धीरे ये ग्रो होता गया, ठीक है? 1875 अप्रैल। देखिए कई एग्जाम्स में डेट जो होती है, ईयर इंपॉर्टेंट होता है, डेट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होती। बट मैंने कुछ ऐसे सवाल देखे हैं UPSC लेवल पे भी जहाँ पे वो स्पेसिफिकली ये डेट भी मेंशन कर देते हैं। एटलीस्ट आप याद रखें अप्रैल, ठीक है? अप्रैल 1875, आपको इतना याद होना चाहिए। अब आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपने इवेंट्स लगाने हैं, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इवेंट्स लगाने हैं। जैसे बिगनिंग ऑफ सन्यासी रिबेलियन, Travancore rebellion led by Diwan Velu Thampi, okay, and then Kittur uprising led by Chinnama, ठीक है? and उसके बाद है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सो आपने यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Okay, so answer this question. You have 10 seconds to answer this question. Sannyasi rebellion is the most important one, even though you have read all these things except this one, I hope so, right? So second Anglo-Sikh war and Sannyasi rebellion, these are the two prominent one, ठीक है? चलो आप आंसर दीजिए। Okay, so right answer is option number 1, because सन्यासी rebellion was actually the first rebellion, ठीक है? पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट जो rebellion हुआ था वो सन्यासियों के द्वारा हुआ था।
एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे सोशल स्टेटस में, टेम्पल्स में एंट्री नहीं लेना, ये वो फलाना, सन्यासियों को एक तरीके से चोर बनाने का कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, कि ये जो हैं, ये जो मतलब मान लीजिए भिक्षा लेते हैं तो वो गलत करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उसके अगेंस्ट सन्यासियों ने रिबेलियन किया। उसके बाद दीवान वेलु तंपी रिवोल्ट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। चिन्नम्मा जो है, कित्तूर अपराइजिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा कुछ ना कुछ इनके बारे में पॉइंट्स न्यूज़ में आते हैं, राइट। जैसे सन्यासी है 1763 में हुआ, पहले तो डेट्स देख लेते हैं। 1763 में हुआ। त्रवणकोर रिबेलियन जो है दैट हैपेंड इन 1805, त्रवणकोर रिबेलियन, दीवान वेलु तंपी रिवोल्ट भी कहते हैं इसको। कित्तूर अपराइजिंग है 1824 में, एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर सिख वॉर है 1848-49 में। नाउ व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, अभी तो हम लोग इतना नहीं, कई स्टूडेंट्स को पता होगा, आप इसको पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो जस्ट हैव अ रीड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि रीड इसको कर लेना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय whom? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड आपके लिए, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय whom? रिपिन, कॉर्नवालियस, बेंटेक या फिर राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, so obviously you know the answer, William Bentinck. William Bentinck. So William Bentinck, Lord William Bentinck, what he did is Bengal Sati regulation ही वो लेकर आए, उसी को रेगुलेशन 17th कहते हैं, राइट, इंडिया के अंदर, और ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के तहत ही वॉज द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। काफ़ी ज़्यादा बेंटिक के बारे में आप अगर बोले ना तो थोड़ा अगर याद रखने के लिए, एक अच्छा इंसान था, मतलब गुड इंसान, मतलब वो इंसान अच्छा होता है उसके कर्मों की वजह से। तो ये एक अच्छा इंसान था क्योंकि इसने अच्छे काम किए थे। आज के पर्सपेक्टिव से देखें, उस टाइम पे देखेंगे कि उसने जो है सती प्रथा बैन कर दी, तब तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा एंटी थे, ठीक है, इस चीज़ के अगेंस्ट थे, राइट। तो उस टाइम पे ये गलत था, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में ही इज़ गुड इनफ, इसने काफ़ी ऐसे ऐसे काम किए हैं, राइट। और ये इसके सपोर्ट में हमारे, आपको पता है कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे, वो इनके सपोर्ट में थे, ठीक है। इलीगल कर दिया था, ये याद रखेंगे। चलो, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवद गीता इनटू इंग्लिश, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, प्रिंसेप्स, जेम्स प्रिंसेप या अलेक्जेंडर कनिंघम? So, who was the first European to translate the Bhagavad Gita into English? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप या अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। So, into English, first European आंसर। सो देखिए, इसका सही आंसर है चार्ल्स विल्किंस। वैसे आपका काम ये भी है कि ये जो विलियम जोन्स है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, तीनों चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। हम थोड़ा सा इसके ऊपर ये ज़रूर पढ़ेंगे कि चार्ल्स विल्किंस थे कौन। इनकी फिलॉसफी थी ओरिएंटलिस्ट। कैसी? ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो होते थे जो समझते थे, सोचते थे, विश्वास रखते थे कि जो हमारा जो कल्चर है ना, मतलब इंडियंस का कल्चर है, ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, ऋग्वेदा, उपनिषद, ये सारा जो कल्चर है ये बहुत ही रिच कल्चर है। ये खराब नहीं है, ये रोटन नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है, इट इज़ वेरी रिच कल्चर। सो ही यूज्ड टू सपोर्ट दिस कल्चर। वो सपोर्ट करते थे इस कल्चर को, अंडरस्टैंड? ओके, वो सपोर्ट करते थे इस कल्चर को। बट इनके साथ में एक और साथी था जिसका नाम क्या था? विलियम जोन्स। इसकी ब्राइटनेस कम कर दीजिए। विलियम जोन्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ये सारे जो थे, ये सारे दे वर वेरी ओरिएंटल इन थॉट्स, राइट? दे वर वेरी ओरिएंटल इन थॉट्स। ओके,
कम कम करना है, कम और कम, थोड़ा सा आगे, ऊपर ऊपर, बस 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 बस, ओके थैंक यू। ओके सो इनके बारे में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप, ये भी ओरिएंटलिस्ट थे, तभी इन्होंने इतना सारा संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा और उसको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, राइट। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कौन से हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं खिलाफत मूवमेंट के। टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, to reform the Muslim society, to demand separate electorates and preserve the Khilafat, to save Ottoman Empire and preserve the Khilafat. Which of the following were the main objective of Khilafat movement? Right? तो इसका थोड़ा सा आप पढ़िए और आंसर दीजिए इसका जल्दी से जल्दी। ओके सो आपने देखिए इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि अगर मेन ऑब्जेक्टिव टू रोज द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं था। टू डिमांड द सेपरेट इलेक्शन, प्रिजर्व द खिलाफत, ऐसा नहीं था। टू सेव द ऑटोमन एम्पायर, प्रिजर्व द खिलाफत, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कौन सा है? 1 और 4 आंसर इसका सही है, राइट। ओके नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट पेयर आपने चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। परमहंसा मंडली, ददोबा पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, तत्वबोधनी सभा एंड ब्रह्मो समाज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जल्दी बताइए। देखिए परमहंसा मंडली ऑब्वियसली महाराष्ट्र में पांडुरंग, ददोबा पांडुरंग ने शुरू किया था। प्रार्थना समाज पांडुरंग, आत्मानंद पांडुरंग थे। तो ये दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो जरूर इनको याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्रह्मो समाज सिंपल है, इसको तो आपने पहले ही कर दिया होगा कि ये 100% सही है। अब इसमें गलत कौन सा है? तो गलत है इसमें आपका ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा, क्योंकि हमें पता है तत्वबोधनी सभा किसने शुरू किया था? डीटी ने। डीटी मतलब देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने शुरू किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था। और जब वो बेसिकली ब्रह्मो समाज में आए थे तो उससे पहले भी वो तत्वबोधनी सभा जो है वो शुरू कर चुके थे और उसी के बेसिस पे ही वो समाज में एंट्री ले पाए थे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना नाम, ये दोनों नाम जरूर याद रखें, इसमें डाउट हो जाता है। पांडुरंग तो दोनों ही है, लेकिन एक आत्मारंग है, एक ददोबा है। ददोबा जो है वो बेसिकली परमहंसा मंडली से एसोसिएटेड है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था 1839 में परमहंसा ये तत्वबोधनी सभा। इनफैक्ट इनकी जो है इस सभा की पत्रिका भी थी, न्यूज लेटर भी ये निकालते थे जहां पे ये अपने विचार रखते थे, ठीक है। तो तत्वबोधनी पत्रिका भी इसे कहते थे, न्यूज लेटर, तत्वबोधनी, ट्रू स्पीकर, ठीक है, ट्रुथ सीकर, राइट। Arrange the following in the correct chronological order. Banning of child sacrifice, female infanticide act, banning of sati या widow remarriage act. इसमें आपने बताना है chronological order क्या है करेक्ट। Banning of child sacrifice, female infanticide act, banning of sati, widow remarriage act. जल्दी बताइए। ठीक है। सो एक दो के नाम ही पता होंगे, एक दो के बारे में ही पता होगा, यू विल बी एबल टू आंसर इट। फर्स्ट बैनिंग ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस पहला, बैनिंग ऑफ सतीज दूसरा। सी शुड बी योर आंसर, राइट। अगर देखें तो बैनिंग ऑफ सती इज 1829,
ठीक है, 1829 में बेंटिक ने ऑर्डर दे दिया था रेगुलेशन 17 का। एंड बैनिंग ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस 1803 की बात है, राइट। उसके बाद विडो रिमैरिज 1856 की बात आ गई, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड 1875 में फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट आया था। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है कि चाइल्ड सेक्रीफाइस 1803 में आया, 1829 में अपना सती बैन हो गया, फिर चाइल्ड विडो रिमैरिज 1856 के टाइम हुआ, और 75 में हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ। चाइल्ड्स वुड डिस्पैच रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन, वॉर, ट्रिटी, इकोनॉमिक इश्यूज या चाइल्ड मैरिजेस। चार्ल्स वुड डिस्पैच रिलेटेड टू व्हाट? आपके पास है ओनली 5 सेकेंड, बिकॉज इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो वुड्स डिस्पैच आपने पढ़ा होगा, वुड्स डिस्पैच, है ना, वुड्स डिस्पैच ये था एजुकेशन से रिलेटेड। हंटर कमीशन किससे था? एजुकेशन से। बट हंटर कमीशन एक बाद में भी आया था, वो किसी और चीज के लिए था, जलियांवाला बाग के लिए, अंडरस्टैंड। 1874 में ये आया, 1854 में आया, और लगभग 3 डेकेड्स का मतलब कितना हो गया? 30 साल। तो 30 इयर्स तक बेसिकली इस वुड्स डिस्पैच ने इसकी जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट होती गई। फिर इसके बाद हंटर कमीशन आया था 1884 में, ठीक है, याद रखिएगा। विद रेफरेंस टू सिस्टर निवेदिता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू सिस्टर निवेदिता कुछ स्टेटमेंट रेफर कीजिए। शी बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्न वुमेन टू बी रिसीव्ड इनटू द इंडियन मोनास्टिक ऑर्डर, ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्न वुमेन टू बी रिसीव्ड इनटू द इंडियन मोनास्टिक ऑर्डर। दैट मीन्स वो पहली वेस्ट से बिलोंग करने वाली लेडी थी जिन्होंने इंडिया की जो सन्यासी की जो परंपरा होती है उसमें वो घुल मिल गई। शी सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, ओके। शी टर्म द टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट एज एंटी वैदिक एंड रिग्रेसिव। नाउ ये स्टेटमेंट आपने बतानी है कौन सी है जो करेक्ट वाली है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताइएगा आप। हाँ जी, जल्दी बताइए, आपके पास है 5-10 सेकेंड, ठीक है। ओके, सो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो सिस्टर निवेदिता के बारे में, शी बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्न वुमेन, एब्सोल्युटली करेक्ट, याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। शी सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, शी नेवर बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो स्टेटमेंट पढ़ के ही ये समझ आ जाएगा कि तीसरी तो एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है, तीसरी तो 100% गलत है, ये गया। और दूसरी आपने पता करनी है कि सही है कि नहीं, राइट। तो अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा होगा, तो वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। अगर इससे कुछ ज़्यादा आपने पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेज द नेम इज़हाबा डज नॉट डिनोट अ कास्ट और रिलीजन एंड he made temple rights to everyone. Therefore, people can be admitted to this organization without paying heed to differences of caste. Said in relation to temple entry movement was by whom? चितंबी स्वामीकल, टी.के. माधवन, राजा राममोहन रॉय या नारायण गुरु? आंसर दीजिएगा इसका। आप एक बार मैं साइड भी हो जाता हूँ, इस सवाल को एक बार पढ़ भी लीजिए और सही आंसर दीजिए। ओके, ओके, ठीक है। तो माधवन स्वामीकल नहीं है, राजा राममोहन राय का तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं बनता कि ये सारी चीज़ें ये बोलेंगे। ही इज
नारायण गुरु। तो स्वामी नारायण गुरु जो है वो आप खुद भी पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा कि नारायण गुरु एक्चुअली ही वाज सो एक्टिव, फ्रंट रनर थे, फ्रंट में खड़े थे। जितने भी ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुए हैं, नारायण गुरु का नाम बहुत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें साउथ इंडिया में बेसिकली आपको पता है कि कुछ ऐसी कास्ट कम्युनिटीज़ थी जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, अपर कास्ट वाले, अपर कम्युनिटीज़ वाले, तो और उनको टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं थी। तो वो सारी चीज़ों का स्ट्रगल जो है नारायण गुरु ने किया, और नारायण गुरु ने ये मैसेज दिया था। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक अप सोशल इश्यूज टिल 1970s ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन से रीजंस की वजह से नेशनल कांग्रेस ने सोशल इश्यूज 1917 तक नहीं लिए? Political unity was seen to be more important than social reform till then. Okay, social issues were not widely prevailing till then. Representation of depressed classes in Congress was less till then. Okay, now आपने बताना है करेक्ट आंसर। सोच के बताइएगा, एक बार सवाल जरूर पढ़िए। देखिए, पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल क्लियरली समझ आ जाता है। पहला पॉइंट ये है कि एक मिनट, कि पॉलिटिकल यूनिटी वाज सीन टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल रिफॉर्म टिल देन। ओके, यस, इट वाज इंपॉर्टेंट। सोशल रिफॉर्म से ज्यादा पॉलिटिकल यूनाइट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सोशल इश्यूज इतने प्रिवेलिंग नहीं थे तब तक। नहीं, क्यों नहीं थे? बहुत सारे सोशल इश्यूज थे यार। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन कांग्रेस वाज लेस टिल देन। हाँ, ये भी सही है कि वहाँ पे दलित्स जो थे, जो बेसिकली जो दलित्स थे और वुमेन्स था, उनका पार्टिसिपेशन और डिप्रेस क्लासेस का जो पार्टिसिपेशन था आईएनसी में 1917 तक ज़्यादा नहीं था, इसीलिए भी। तो 1 and 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। Who among the following have been the member of Home Rule League? होम रूल लीग के मेंबर कौन कौन से थे? नाउ इसमें तो बहुत सारे मेंबर थे, इनफैक्ट पूरी कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर्स ही इसके मेंबर बन चुके थे। अब वो सारे नाम याद रखने नहीं, बट वो याद रखो जो इंपॉर्टेंट है, जो दिखने में लगता है, पढ़ के ही लगता है कि हाँ यार ये नाम याद रखना ज़रूरी है। जैसे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर बताइएगा। हाँ जी बताइए। सो इट इज जवाहरलाल नेहरू, एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रिपल एम मतलब मदन मोहन मालवीय, जिन्ना एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, जब भी ये भी एक ट्रिक है, मतलब जब आपने ये चीज़ तब करनी है जब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो, पेपर में भी अगर कम अटेम्प्ट है तो वहाँ तुक्का मार सकते हो, बट वो लॉजिकल गेस हो सकता है। जब बहुत मल्टीपल नाम दिए होते हैं ना, 4-5 नाम दे रखे हो, तो ऑल ऑफ द अबव ही मेजर आंसर होता है। ठीक है, बट उसकी और भी कई सारी कंडीशंस होती है, वो हम देखेंगे जब सवाल आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कांग्रेस बनारस सेशन 1905 का बनारस सेशन। ठीक है, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज गोल ऑफ कांग्रेस एट दिस सेशन। एट दिस सेशन इट वॉज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल। बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर सही है? ठीक है, जल्दी बताइएगा। देखिए, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। इतना तो बुरा हाल नहीं है हमारी नॉलेज का, तो ये तो गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया।
तो कौन सा रह गया, 2, 3 या फिर नन, राइट। स्वराज एट द सेशन इट वाज डिसाइडेड, ऐसा भी नहीं था कि बंगाल से बाहर करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो एंड तक भी नहीं हुआ, 1907 तक भी नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया, तो थर्ड भी गलत है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था 2 ओनली, अगर सही होता तो, राइट। तो 2 ओनली ऑप्शन है नहीं, तो नन ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पहली बात है जीके गोखले साहब 1905 में जीके गोखले साहब, 1906 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, 1907 में रास बिहारी बोस, है ना। तो ये गोल ऑफ आईएनसी एज सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1906 वाले सेशन में हुआ था, वो भी कलकत्ता में। नौरोजी साहब जो थे उस टाइम पे लीडर थे, और ये सारी चीजें सपोर्टेड एंड दिस, ये सारी चीजें कुछ भी इस तरफ नहीं हुई थी 1905 के सेशन में। नेक्स्ट सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यंग रेवोल्यूशनरी। 1920 में जो बड़े बड़े यंग रेवोल्यूशनरीज थे उनकी बात चल रही है। दैट चंद्रशेखर आजाद वाज क्रिटिकल ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, ओके। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन। Bhagat Singh wanted to use the legislative assembly as a forum for debate and discussion. Okay, तो आंसर दे दीजिए एक बार, खुश होके आंसर दीजिए, समझ के आंसर दीजिए। अच्छा, इसमें सही नहीं बताना, इसमें तो गलत बताना है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? चलिए बताइए, जल्दी बताइएगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलो देखो, क्रिटिकल ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रेवोल्यूशनरीज क्रिटिकल नहीं थे, राइट। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो पहला आना ही चाहिए। यहाँ पे कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो पहला तो आना चाहिए। HRSA टू फॉर्म द आर्म दिस, ये सही है स्टेटमेंट। अब ये तो आप लगा सकते थे ना कि सही है स्टेटमेंट। HRA एक्चुअली बनी क्यों थी? आर्म स्ट्रगल करने के लिए, सिंपल सी हथियार उठा के ब्रिटिशर्स को भगाने का काम HRA ने करना था, है ना। तो दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो यहाँ पे दूसरा तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए गलत वाले में। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया आपके पास? 1 और 3। अगर आपको, अगर मान लीजिए आपको दूसरा गलत ही है 100%, तो दूसरा अगर गलत है तो आपको फिर डाउट, इस ये कोई डाउट नहीं रहना था, बिकॉज यू विल बी एबल टू आंसर इट। ये सभी में सेकेंड ऑप्शन था, राइट। तो ये चीज है, राइट। आगे देखते हैं, आगे आपको समझ आ गया होगा। Who among the following is known for making the first demand for franchise for women in India? किसने पहली बार कि महिलाओं के लिए वोटिंग अधिकार होने चाहिए, किसने ये पहली बार बोला था? असफ अली, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, मार्गरेट ई कजन्स या एनी बिसंत? ठीक है, सो आंसर इसका बताइए। देखिए, इट इज मार्गरेट ई कजन्स इज द राइट आंसर हु हैव डिमांडेड दिस। बॉर्न हुई थी आयरलैंड में, आयरलैंड में बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशनरी काफ़ी सारे थे, तो इसी वजह से वहाँ से इंडिया में भी वही रेवोल्यूशनरीज आए, चेंज करने के लिए आए, सपोर्ट करने के लिए आए इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक वुमेन डेप्यूटेशन टू ES मॉन्टेगो। मॉन्टेगो के पास ये एक ग्रुप भेजा था जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, मद्रास में भेजा था, विच मेड द फर्स्ट डिमांड फॉर फ्रेंचाइज फॉर वुमेन इन इंडिया। और इसी एट द इनिशिएटिव ऑफ मार्गरेट कजन्स द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1927। तो ये 2-4 पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मार्गरेट ई कजन्स हैं जो आयरलैंड से थे, उन्होंने एक विमेन का एक दस्ता या एक ग्रुप ऑफ विमेन जो है वो मॉन्टेगो के पास भेजा, जो SOS थे उस टाइम पे, और फिर उसके बाद उन्होंने उसी के थ्रू डिमांड भी किया कि हमारा फर्स्ट जो विमेन को अधिकार मिलना चाहिए। द नेक्स्ट इज दैट एट द इनिशिएटिव ऑफ मार्गरेट कजन
ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1927 में बनाई गई थी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, सो आज के इस सेशन में इतना ही। आपने ये सारे आंसर्स दिए। आई होप टू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा। सो जस्ट पूरे फेस्टिव सीजन में आप अपनी मेहनत रखे रहिए और इन्जॉय भी कीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।